वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। 2025, 26, 27, 28 इन सभी की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने बीए में एडमिशन लिया है और समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, यानी सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, और आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इससे पहले हमने सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं है तो कैसे प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर कैसे लिखना है, या ऐसे तमाम प्रकार के दिमाग में जो तमाम प्रकार के प्रश्न आपके उठ रहे हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो को देखने के बाद में स्वतः आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। चैप्टर वाइज क्लासेस भी हो रही हैं लगातार। लगभग 4 से 5 चैप्टर मैं करवा चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा, ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बाकी और भी चैप्टर्स लगातार होते रहेंगे। इसी बीच आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताएं कि पेपर कैसा आएगा, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो पेपर पैटर्न वगैरह को लेकर के सेपरेटली वीडियो बनाया हूँ मैंने, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। को करिकुलर मास्टर नाम का एक चैनल है जहाँ पर एक प्रकार से आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है बीए से रिलेटेड, ठीक है। और आपका जो को करिकुलर एग्ज़ाम होता है वहाँ पर विस्तार से समझाया जाता है। तो सोशियोलॉजी के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपको समाज शास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं के परिचय के बारे में समझना होता है, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानना होता है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, इसी के बारे में समझने का प्रयास हम करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कैसे प्रश्न आएंगे भैया? ये ऐसे कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है ये पिछले 3 वर्षों में आप देखेंगे उठा करके पेपर, तो वहाँ पर ये प्रश्न लगातार कई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर इंक्लूड किया है, रखा है। ऐसे ही और सारे प्रश्न होंगे जो कि एक प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, और अब की बार प्रबल संभावना है इन प्रश्नों की कि एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डोंट, एक प्रकार से कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस शुक्ला स्टडी पॉइंट को अगर सब्सक्राइब किए हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, समाजशास्त्र और इतिहास, देखिए समाज शास्त्र का एक टॉपिक है जिसमें आपको समाज शास्त्र और समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ना होता है। अभी मैंने इसका चैप्टर डिस्कस नहीं किया है, इसके बाद में उसका चैप्टर डिस्कस होने वाला है। तो उसी में से एक टॉपिक ये आपका है कि समाज शास्त्र और इतिहास, इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या संबंध रहा है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बीएड या बीटीसी या इनकी मतलब बीएड और टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से नहीं बता रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन समाज शास्त्र विषय और इतिहास विषय, इन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध रहा है, इंटर रिलेशनशिप क्या रही है इन दोनों के बीच में, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी के बीच में, इसको हम लोग जानेंगे इस प्रश्न के अंतर्गत। तो ये प्रश्न लघुत्तरीय में और अति लघुत्तरीय दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी को दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर बनाना हुआ तो एग्जामिनर ऐसा करेगा कि पूछ लेगा कि समाज शास्त्र किसे कहते हैं, समाज शास्त्र की परिभाषाओं को बताते हुए समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में संबंधों को निरूपित कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न आपसे बना देगा, ठीक है, इसी प्रश्न को घुमा करके। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आप छोटे प्रश्नों को पढ़ें या बड़े प्रश्नों को पढ़ें, दोनों से बहुत सारे प्रश्न तैयार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब आइए हम आपको जानकारी देंगे और विस्तार समझाने का भी प्रयास करेंगे। इतिहास क्या है? भूतकालीन समाज शास्त्र है, यानी समाज क्या करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाज का एक प्रकार से कई पहलू होता है, राजनीतिक पहलू होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक पहलू होता है, आर्थिक पहलू के साथ साथ सांस्कृतिक पहलू, ऐसे ही कई पहलू मनुष्य के जीवन के होते हैं। समाज शास्त्र के अंतर्गत मानव जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समाज के उन समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं या सामाजिक संरचना के निर्माण में एक प्रकार से लगे हुए होते हैं। उन सभी स्वरूपों का, उन सभी एक प्रकार से तत्वों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।
अब समाज शास्त्र के अंतर्गत तमाम प्रकार के जब पहलुओं का अध्ययन हो जाता है तो उसी में से एक राजनीतिक पहलू होता है। और चूंकि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में जो समाज में बीता, सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, ऐसे करके हम आर्थिक इतिहास, ठीक है, सांस्कृतिक इतिहास, ये सब इतिहास भी पढ़ते हैं। तो इतिहास और समाज शास्त्र इन दोनों का बड़ा गहरा नाता है। चूँकि जो इतिहास है ना वो भूतकालीन समाज शास्त्र है, यानी जो बीत गया, समाज शास्त्र यानी ऐसा समाज शास्त्र जो बीत गया है, वही एक प्रकार से इतिहास है। ये यहाँ पर आपको एक लाइन में लिखा हुआ मिल रहा है। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है, जो समाजशास्त्र बीत गया है या समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में जो प्रक्रिया रही है, यानी समाज हमेशा से रहा है। जब भी मनुष्य रहा है, मनुष्य एक प्रकार से चूँकि समुदायों में रहा है, समूहों में रहा है, तो जब से एक प्रकार से, जब से समाज है, जब से मनुष्य है तब से समाज है, और जब से समाज है तब से मनुष्य है, यानी ये दोनों एक प्रकार से हमेशा रहे हैं। क्लियर? समाज मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य से प्रभावित भी समाज होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि सामाजिक संबंधों के ही अध्ययन को समाज कहते हैं। अब सामाजिक संबंध व्यक्तियों के बीच में ही पाए जाते हैं। तो जब 2-3 व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध होते हैं, उन्हीं के बीच अंतरक्रियाएं होती हैं, उन्हीं अंतरक्रियाओं का अध्ययन समाज करता है। समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, और समाज जो होता है उसका ऐतिहासिक पहलू जो है वो एक प्रकार से इसका संबंधित है। यानी इतिहास भूतकालीन समाज शास्त्र है, और समाज शास्त्र क्या है? वर्तमान का इतिहास है। यानी कि समाज शास्त्र क्या है? जो वर्तमान में एक प्रकार से इतिहास चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, यही समाज शास्त्र है। तो समाज शास्त्र भूतकालीन इतिहास है, भूतकालीन मतलब इतिहास क्या है? भूतकालीन समाज शास्त्र इतिहास है, और वर्तमान का इतिहास क्या है? समाज शास्त्र है। वर्तमान समय में समाज शास्त्र और इतिहास एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं लगातार। इनके संबंध को निरूपित निम्न प्रकार से स्पष्ट हम कर सकते हैं, या इनके बारे में हम इन पहलुओं के माध्यम से बता सकते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है। कई पॉइंट हैं। पहला पॉइंट देखें, पहला पॉइंट है महोदय कि समाजशास्त्र को ऐतिहासिक विवेचना से बहुत अधिक सहायता मिलती है। किससे मिलती है? ऐतिहासिक विवेचना से। समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं, ऐतिहासिक विवेचना करते हैं, और इस दौरान हमको समाजशास्त्र के तमाम प्रकार के पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल का समाज कैसा रहा होगा, प्राचीन काल में कोई सामाजिक समस्या आई थी तो उसका समाधान हमने कैसे किया, तो वर्तमान में उसी जैसी अगर कोई समस्या आई है तो उसका समाधान हम उस पैटर्न पर कर सकते हैं जिस पैटर्न पर आज के 20,000 साल पहले या 10,000 साल पहले या 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। ठीक है, तो ये बात। दूसरी बात ये है कि समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाने का क्या करता है? प्रयास करता है, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। क्या करता है? समाजशास्त्र क्या करता है? ऐतिहासिक जो निष्कर्ष होते हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर क्या करता है? वर्तमान में जो सामाजिक जीवन होता है उसको संगठित बनाने का प्रयत्न करता है कि वर्तमान का जो एक प्रकार से समाज है वो अच्छा बना रहे। वो अच्छा कब बना रहेगा? जब वो एक प्रकार से प्राचीन समय में जो मैंने बताया कि समस्याएं कोई थी, उन समस्याओं का एक प्रकार से समाधान क्या था, तो उसका अध्ययन चूंकि हमको पहले से पता होता है कि भाई ऐसी समस्या इस समाज में पहले आ चुकी है, अगर वही समस्या फिर से इस समाज में आ रही है तो इसका उपचार ये है। ठीक है, इसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, परिवार यानी फैमिली, जनजातीय समूह, संस्कृति, कल्चर, लोकाचार, प्रथाएं आदि ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात ही उनके वर्तमान स्वरूप को व्यवस्थित रूप से समझा सकता है। यानी अगर आप किसी देश या किसी समाज में जो परिवार व्यवस्था है उसके बारे में जानना चाहते हैं, जनजातीय समूहों के बारे में समझना चाहते हैं, संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, कल्चर, चूँकि कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहा है, लोकाचार, प्रथाएं, रीति रिवाज, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको जानने के लिए, चूँकि ये सब समाजशास्त्र के टॉपिक हैं, अगर इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है तो इनके पीछे आपको जाना पड़ेगा, यानी इनके इतिहास में जाना पड़ेगा, यानी इनका ऐतिहासिक अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से भी समाजशास्त्र और इतिहास आपस में संबंधित है। अगला पॉइंट, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक पद्धति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। किसको भाई? समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जो ऐतिहासिक पद्धति है, हिस्टोरिकल मेथड है समाजशास्त्र के अध्ययन करने का, या समाजशास्त्र के एक प्रकार से विषय वस्तु को जानने में जो ऐतिहासिक पद्धति है, इसको एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतिहासिक अध्ययन के फलस्वरूप समाज के एक प्रकार से स्ट्रक्चर और समाज की तमाम प्रकार की विशेषताओं को हम जान पाते हैं। अगला जो पॉइंट है जो कि ये निर्धारित करता है कि समाजशास्त्र और इतिहास में अच्छा संबंध है, वो ये है कि अतीत वर्तमान को समझने की कुंजी होता है। अतीत माने क्या होता है? जो बीत गया,
और वर्तमान माने जो चल रहा है। तो अगर एक प्रकार से अपने वर्तमान को समझना है तो उसके बारे में हमको अतीत में जाना पड़ेगा, यानी अतीत जो होता है वर्तमान को समझने का सबसे अच्छा एक प्रकार से तरीका होता है, सबसे अच्छी चाबी होती है अतीत रूपी या वर्तमान रूपी ताले को खोलने की, अतीत। ठीक है, तो अतीत एक चाबी है जो वर्तमान रूपी एक प्रकार समस्याओं को एक प्रकार से सुलझाने में मदद करती है। इसी आधार पर हार्वर्ड एक विद्वान है, उन्होंने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र कहा। किसने कहा? अतीत का समाजशास्त्र। हार्वर्ड महोदय ने इतिहास को क्या कहा? अतीत का समाजशास्त्र कहा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से रखेंगे। और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा। तो हार्वर्ड महोदय ने क्या कहा? वर्तमान समाज का इतिहास। वर्तमान समाज का इतिहास किसको कहा? समाजशास्त्र को कहा। और अतीत का समाजशास्त्र इतिहास को कहा। किसने? हार्वर्ड महोदय ने, जो कि एक समाजशास्त्री हैं। इस तरीके से आप लोगों ने ये समझा कि इतिहास और समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपकी बार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं फटाफट से। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आपको जैसे मॉडल पेपर की PDF नोट्स या आपको कोर्स लेना है पूरा का पूरा, उसके लिए हर एक सब्जेक्ट का कोर्स मात्र और मात्र आपके लिए, आपके कहने पर मात्र 100 रुपीज़ में ही आपके तीनों सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जा रही है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप कोर्स ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपको करना कुछ नहीं है, SMS करना है 9161 93 60 62 पर। इससे आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप SMS करेंगे। उसके बाद में आप बोलेंगे कि सर जी हमको सोशियोलॉजी या जो भी आपके सब्जेक्ट है वो पढ़ना है, प्रथम सेमेस्टर में हमने एडमिशन लिया है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये आपको पे करने होंगे। आपको किस पे करना है? एक स्कैनर मैं सेंड करूँगा, उसी पर आपको एक प्रकार से सेंड कर देना है मात्र 100 रुपये। उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा? आपको जो लाइव क्लास की लिंक होगी, ठीक है, लाइव क्लास की लिंक आपको मिलती रहेगी। कितने बजे क्लास होने वाली, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो जैसे क्लास हो रही है, इसकी PDF नोट्स आपको मिलेगी। ठीक है, इसकी PDF नोट्स के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? PDF नोट्स के साथ आपको मॉडल पेपर की PDF नोट्स, महासंग्राम वीडियो अभी आने वाली है। ठीक है, महासंग्राम वीडियो में क्या होगा? सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में एक प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो महासंग्राम वीडियो हो गई, मैराथन क्लास हो गई। ठीक है, परीक्षा के अंतिम समय में टेस्ट वगैरह लगवा देंगे। मॉडल पेपर आपके ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के होंगे। अभी तो लिखित मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी डिस्कस करूँगा। चैप्टर वाइज लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट था। ठीक है, समाजशास्त्र के अलावा आपके 2 सब्जेक्ट और मेजर के होंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट और आपके मेजर को होंगे। एक आपका माइनर का होगा और एक आपका को करिकुलर होगा। को करिकुलर में आपको फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना, तो इसकी भी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर आपको मतलब आपको लेना क्या, मेरे हिसाब से 100 रुपये अगर आपको पे करने पड़ रहे हैं और उसी में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जा रही हैं, तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको बाकायदा से सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको PDF नोट्स हर एक सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। ग्रुप से आप ऐड हो जाएंगे तो आप आगे चल करके जब सेकंड सेमेस्टर में कोई चीज़ लॉन्च किया जाएगा तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको जानकारी मिलती रहेगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है सारी चीज़ें। तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जुड़ करके अस्थायी रूप से पढ़ सकते हैं। कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और विस्तार से हर एक चीज़ बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। आइए आगे बढ़ने का प्रयास हम करते हैं। तो सभी लोगों को पता हो गया होगा कि क्या इसको वीडियो पीछे करके अगर आपको जिनको में मतलब लेना तो सभी को, चूँकि अगर आपको आगे बढ़ के और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको ज्वाइन करना परम आवश्यक है। चले, अगला क्वेश्चन आपकी दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। लघु उत्तरी में आप या अति लघु उत्तरी में दोनों में लिख सकते हैं। समाज की परिभाषा दीजिए। समाज क्या है, यानी कि जो सोसाइटी होती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, समाज शास्त्र में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को समाज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? समाज में व्यक्तियों के बीच में जो परस्पर व्यक्तियों के बीच में क्या पाए जाते हैं? व्यक्तियों के बीच में एक प्रकार से जो पाए जाने वाले सामाजिक संबंध होते हैं, उन्हीं के व्यवस्थित स्वरूप का, यानी सिस्टमेटिकल एक प्रकार से स्ट्रक्चर का जो अध्ययन होता है वही समाज होता है। ठीक है, वही समाज के अंतर्गत होता है। तो समाज बेसिकली सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। ठीक है, क्लियर। तो समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। क्लियर। अब ये जाल जो होता है ये एक प्रकार से संबंधों के द्वारा बनाया जाता है।
गिडिंग्स महोदय एक बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा समाजशास्त्र की परिभाषा को देते मतलब समाज की परिभाषा को देते हुए, समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और समाज हम समझेंगे कि समाज होता क्या है, तभी ना हम क्लियर कर पाएंगे कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन आखिरकार करता है। समाज के बारे में गिडिंग्स नाम के एक विद्वान हैं, अर्थ समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि समाज जो होता है, सोसाइटी जो होती है, स्वयं एक संघ होता है, यानी कि सोसाइटी इज़ अ यूनियन। यानी समाज क्या होता है, एक संघ होता है, एक यूनियन होता है, यह एक संगठन भी होता है और व्यवहारों का एक योग भी होता है। क्या होता है, व्यवहारों का एक योग होता है, एक संगठन होता है, स्वयं एक संघ भी होता है समाज, जिससे क्या होता है, सहयोग देने वाले एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें चाहे संगठन में एक दूसरे को सहयोग देना हुआ, चाहे व्यवहारों का एक प्रकार से योगदान देना हुआ, चाहे एक संघ में योगदान देना हुआ परस्पर, तो उन सभी का क्या होता है, एक दूसरे से व्यक्ति आपस में जुड़े रहते हैं, संबंधित रहते हैं, एक दूसरे के बीच में इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है, वो समाज का निर्माण, वो ही समाज होता है। दूसरे विद्वान आ गए भैया गिडिंग्स महोदय के बाद में मैकाइबर और पेज। मैकाइबर ने कहा, अरे गिडिंग्स भाई आपने क्या परिभाषा दे दी महोदय, बच्चे समझ नहीं पाएंगे इस परिभाषा को। तो गिडिंग्स ने कहा बड़े गदगद वाणी में कि भाई मैकाइबर तू ही बता दियो कि कौन परिभाषा दी जाए समाजशास्त्र के। तो मैकाइबर पेज कहे लगे कि समाज जो होता है प्रत्येक प्रकार यानी कोई भी प्रकार एवं प्रत्येक क्रम के उन संबंधों का समावेश करता है जो मनुष्यों के द्वारा दूसरे सामाजिक प्रणाली से परस्पर स्थापित किए थे। परस्पर का मतलब क्या होता है, तनी तू हमें देखो तनी हम तुहका देखी, मतलब कि 50-50%, एक तरफा प्यार नहीं, दोनों तरफा प्यार, 50-50 हो जाए, समझत हो ना। यानी कि मान लेते हैं कि हम आपसे जितना संबंध स्थापित कर रहे हैं उतना संबंध आप हमसे भी स्थापित करें। ये होता है एक प्रकार से परस्पर संबंध, अन्योन आश्रित का संबंध, यानी कि एक प्रकार से बराबर का एक प्रकार से क्या हो, कम्युनिकेशन हो। तो ये होता है एक प्रकार से समाज बेसिकली सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइबर पेज नाम के विद्वान ने ये बात कही कि समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज के इन्हीं संबंधों के जाल का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहता है और इसको कहा किसने था, मैकाइबर और पेज नाम के समाजशास्त्री ने कहा था। वही मैकाइबर ने कहा, क्या कहा कि समाज जो होता है प्रत्येक प्रकार और प्रत्येक क्रम के उन संबंधों का समावेश होता है जो मनुष्यों के द्वारा दूसरे सामाजिक प्राणी से परस्पर स्थापित किए जाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था, अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही बारीकी के साथ आपने समाज के बारे में समझ लिया कि समाज होता क्या है। तो समाज बेसिकली संबंधों की व्यवस्था होती है जो कि एक प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति या एक दूसरे प्राणी के बीच में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न देखें, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पिछली बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। प्राथमिक समूहों के उदाहरण दीजिए। प्राथमिक समूह मतलब कि जो प्राइमरी जो एक प्रकार से ग्रुप्स होते हैं प्राथमिक समूहों में, जैसे परिवार समाज का एक प्राथमिक समूह है। द्वितीयक समूहों में जैसे कोई बड़ी संस्था हो गई या कोई बड़ा एक प्रकार से जिसमें आपस में लोग एक दूसरे को जानते नहीं हो, परस्पर नहीं जानते हो। परिवार के लोग आपस में हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, ठीक है, तो वो आपका प्राथमिक समूह होता है। चार्ल्स कूले नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने समूहों को दो भागों में बांटा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। ग्राह समनर ने समूहों को दो भागों में बांटा, एक अंतः समूह और एक बाह्य समूह। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक समूह के उदाहरण। सर्वप्रथम चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार चार्ल्स कूले महोदय कहते हैं कि प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से होता है जिनकी विशेषताएं आमने सामने का घनिष्ठ संबंध, आमने सामने घनिष्ठ संबंध परिवार में होता है कि भाई चार भाई जैसे हम हैं तो चारों भाई परस्पर एक दूसरे को जानते, आमने सामने का संबंध है। और सहयोग होता है कि अगर एक भाई कहीं पर कोई दिक्कत होगी दूसरा भाई उनका मदद करेगा, सहयोग करेगा। वे अनेक दृष्टिकोण यानी अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से प्राथमिक होते हैं, परंतु मुख्यतया इस कारण से कि वे व्यक्ति को सामाजिक प्रकृति तथा आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक होते हैं। ये परिवार आप मान सकते हैं सामाजिक समूह है, प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह के उदाहरण में जैसे परोपकार एक दूसरे पर लोग करते तो परोपकार प्राथमिक समूह में ही किया जाता है। क्रीड़ा समूह भी प्राथमिक समूह है और अस्थायी पड़ोसी जो होते हैं ये भी आपके एक प्रकार से प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी परिवार तो आता ही है। इस तरीके से आपने समझा परिवार मतलब कि प्राथमिक समूह। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या आपके जो है 4,
इसमें आप समझेंगे समुदाय। समुदाय क्या होता है? कम्युनिटी जिसको आप बोलते हैं। देखिए कम्युनिटी जो होता है, समुदाय, ये एक प्रकार से एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं और ये एक प्रकार से सामान्य जीवन अपना व्यतीत करते हैं। इनका कोई मतलब सामान्य उद्देश्य होता है, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समुदाय में लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक साथ लोग रहते हैं, एक संगठन में रहते हैं और उनमें हम की भावना पाई जाती है। मतलब अगर समुदाय के किसी एक व्यक्ति को आपने 2 झापड़ मार दिया तो समुदाय का जो प्रत्येक व्यक्ति होगा उसके आप दुश्मन बन गए। कुल मिलाकर के समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, अपनत्व की भावना पाई जाती है। समुदाय का एक विशेष नाम भी होता है। समुदाय के लोग अपना जीवन एक प्रकार से उसी समुदाय में बिता देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, विशेषताएं होती हैं। एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है उसी को समुदाय कहते हैं। मैकाइबर और पेज नाम के विद्वान ने कहा कि जिस किसी भी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हैं। तो जिस किसी भी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग ना लेकर के सामान्य जीवन, कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता कि किसी उद्देश्य के साथ वो एक प्रकार से वहाँ पर रह रहे हैं, ये माध्यम से, ठीक है, मतलब एक सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं तो उस समूह को समुदाय कहते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हैं, चाहे छोटा समूह हो चाहे बड़ा समूह हो, एक स्थान पर रहते हैं, किसी विशेष उद्देश्य में भाग नहीं लेते हैं, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना जीवन वहीं पर बिता देते हैं और उन्हीं मौलिक दशाओं में जो एक प्रकार से एक सामान्य जीवन की आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके एक प्रकार से अपना जीवन उसी एरिया में बिता देते हैं, वही समुदाय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जनजाति एक समुदाय होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बोगार्डर्स नाम के विद्वान हैं दूसरे, इन्होंने कहा, बोगार्डर्स महोदय ने, अरे जो है महोदय मैकाइबर, तुमने तो बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी लेकिन बच्चों को परिभाषा शायद ना पसंद आई, इसीलिए मैं परिभाषा दूंगा। तो कहा भाई दो। तो बोगार्डर्स कहने लगे बड़े गदगद बाड़ी में कि समुदाय एक सामाजिक समूह होता है, एक सोशल ग्रुप होता है। ठीक है, एक क्या होता है? सोशल ग्रुप होता है। क्या? समुदाय, जिसमें क्या होता है? कुछ मात्रा में हम की भावना मतलब होता है वी द पीपल ऑफ, मतलब हम की भावना का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम एक हैं। हम माने होता है हम, मतलब एक नहीं, हम मतलब संपूर्ण पूरे के पूरे ग्रुप में एकता है। अगर एक व्यक्ति कोई बोलेगा दूसरे को बुरा लगेगा और दूसरा आपको ठोकेगा जरूर। ठीक है, ये एक प्रकार से होता है हम की भावना। हम की भावना यह भी होती है, जैसे मान लेते हैं आप किसी शहर में गए हैं पढ़ने के लिए, अब वहाँ पर आपके गांव का कोई व्यक्ति आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, जब आपको मिलता है और 1-2 महीने आप शहर में रह लेते हैं अकेले, उसके बाद में जब वो मिलता चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो तो आप उसको बड़े चाव से गले लगाते हैं, क्योंकि आपके गाँव का या आपके समुदाय का या आपके कम्युनिटी का वो व्यक्ति था, इसीलिए आपको एक प्रकार से होता। तो वही हम की भावना होती है। तो हम की भावना हो और जो किसी निश्चित स्थान पर रहते हों, एक निश्चित भूभाग पर रहते हों, हम की भावना हो। ठीक है, और एक सामाजिक समूह में एक प्रकार से मतलब वो सामाजिक समूह होता है जो जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना और किसी निश्चित स्थान पर रहता हो, वही होता है। अस्पष्टता समुदाय की धारणा में 3 तत्व शामिल हैं। 3 तत्व एक प्रकार से बड़े फेमस आते हैं। पहला तो एक निश्चित भूभाग होना, यानी कि एक एरिया, एक ज़मीन, कुछ ज़मीन होती है, उस ज़मीन पर ये लोग रहते हैं। दूसरी बात सामुदायिक भावना होती है। इनमें सामुदायिक भावना मतलब हम की भावना, सभी एक ग्रुप में होते हैं, सभी में एक एकता होती है, बंधुत्व होता है। और तीसरी बात जीवन की संपूर्णता, यानी संपूर्ण जीवन उसी भूभाग पर उसी एरिया में बिता देते हैं एक ही लोगों के साथ, मतलब अपने समुदाय के ही लोगों के साथ। ठीक है, तो वो समुदाय होता है। दूसरा टर्म आपका है समिति। ये समुदाय, समिति, ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 5वां या 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समिति के 2 प्रकार बताएं। समिति क्या होती है? समिति की अगर बात की जाए तो मैकाइबर और पेज कहते हैं कि समिति वह समूह होता है, समिति भी एक समूह होती है जो किसी एक हित अथवा अनेक हितों की समान पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। जैसे कि दुर्गा पूजा में जो समिति बनाई जाती है वो एक प्रकार से समिति होती है। दुर्गा पूजा की समिति कुछ समय के लिए बनाई जाती है और ये एक प्रकार से भंग हो जाती है कब? जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। यानी कि समिति एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके या कई उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, लोगों का संगठन होता है।
और उसमें कोई अध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष, कोई सचिव ऐसे बना देते हैं और अपने अपने हिसाब से लोग काम करते हैं, ठीक है, कोई कार्यकर्ता होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे समितियां जो होती हैं वह निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके मनुष्य के द्वारा निर्मित करी जाती हैं, और जब एक प्रकार से वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो समितियां भंग कर दी जाती हैं, समितियां अस्थिर होती हैं और समुदाय स्थिर होते हैं। समिति और समुदाय में क्या डिफरेंस है, अभी आगे चल करके हमने एक दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न रखा है, उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। समितियां बेसिकली दो प्रकार से होती हैं। पहली समिति है आर्थिक समितियां और दूसरी होती है मनोरंजनात्मक समितियां। आर्थिक समितियां आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए गठित करी जाती हैं। औपचारिक समितियां ही आर्थिक समितियां कहलाती हैं। औपचारिक मतलब जो सरकारी समूह होते हैं, सरकारी समितियां होती हैं जो एक प्रकार सिस्टमेटिकल वे में काम करती हैं, वो होती हैं आर्थिक समितियां। औपचारिक उदाहरण के रूप में जैसे कोई व्यापार का संघ हो गया, वो संयुक्त पूंजी कंपनियां हो गई, कई सारे लोग इकट्ठा मिल करके कई कंपनी बना ले, या व्यावसायिक समितियां जो होती हैं ये सब आर्थिक समितियों के अंतर्गत आती हैं। दूसरी प्रकार की वे समितियां होती हैं जिनके अंतर्गत जैसे क्लब हो गया, व्यायामशाला हो गई, यहाँ पर आप जाएं एंजॉय करें मौज मस्ती के लिए, ठीक है, नाट्यशाला हो गई, खेल कूद परिषद हो गया। तो ये सब एक प्रकार से मनोरंजनात्मक समितियां हैं जो अनौपचारिक मुद्दों पर एक प्रकार से ध्यान देती हैं, जबकि आर्थिक समितियां औपचारिक समितियां होती हैं चूँकि ये एक प्रकार से नियम कायदों पर ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी समिति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परिवार। परिवार किसे कहते हैं बताएं। 7वां क्वेश्चन से परिवार की परिभाषा दीजिए। देखिए परिवार, फैमिली, विवाह, रक्त संबंधों अथवा नातेदारी संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का वह छोटा संगठन होता है परिवार। क्या होता है, विवाह, मैरिज, ब्लड रिलेशन अथवा नातेदारी संबंध, नातेदारी मतलब किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो विवाह, रक्त संबंध और नातेदारी संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का वह छोटा संगठन होता है विवाह परिवार, जिसमें क्या होता है, व्यक्तिकता, प्राथमिकता तथा अस्थायित्व जैसे गुणों की प्रधानता होती है। इसमें एक प्रकार से व्यक्ति मतलब अपने अपने हिसाब से व्यक्ति काम कर सकता है, प्राथमिकता सबको मिलती है और अस्थायित्व होता है परिवार में। कहीं से भी थका हारा व्यक्ति आता है तो अपने परिवार में ही शरण पाता है, कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती तो भी परिवार ही उनकी मदद करता है, ठीक है। दूसरी बात, विद्वान है मैकाइबर और पेज। इन्होंने कहा, बड़े ज़बरदस्त विद्वान है समाजशास्त्र में, मैकाइबर पेज का नाम आप बहुत सुनेंगे समाजशास्त्र में, ठीक है। तो मैकाइबर पेज हो गए, किंग्सले डेविस हो गए, गिडिंग्स हो गए, ठीक है, और इसके अलावा इमाइल दुर्खीम हो गए, ठीक है, अगस्त कॉम्टे हो गए, इन सभी का नाम आप कई मुद्दों पर सुनेंगे, ठीक है। मैक्स वेबर हो गए, क्लियर। किंग्सले डेविस तो बताया ही। तो मैकाइबर पेज कहते हैं कि परिवार उस समूह का नाम होता है, किस समूह का नाम होता है, यानी परिवार एक समूह है मैकाइबर पेज के अनुसार, उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर, यौन संबंध मतलब क्या होता है, सेक्स रिलेशन, यानी कि एक प्रकार से इसमें महिला और पुरुष दो विषमलिंगी प्राणी आपस में इकट्ठा होते हैं और विवाह के दौरान या विवाह होने के बाद में ही समाज में एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में रह सकते हैं। इससे पहले समाज उनको मान्यता नहीं देता कि एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के एक प्रकार से यौन संबंध स्थापित करें। तो यौन संबंध पर आश्रित होता है विवाह, क्या एक प्रकार से यौन संबंधों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। और इतना छोटा होता है यह समूह और इतना शक्तिशाली होता है जो संत के जन्म और मतलब कि जो एक प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनके जन्म और पालन पोषण की, किसके भाई, एक प्रकार से जो बच्चे होते हैं बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा वह बच्चा जो विवाह के बाद होता है उसको जायज़ संतान या एक प्रकार से उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी संतान जैसे कि विवाह से पहले अगर किसी को संतान हो जाती तो वो नाजायज़ कही जाती है, उसको एक प्रकार से समाज मान्यता नहीं देता, समाज वैधता प्रदान नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के समूह परिवार जो होता है उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित होता है, इतना छोटा होता है और शक्तिशाली होता है कि जो बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है, ठीक है। ये मैकाइबर और पेज ने परिभाषा दी विवाह की, ठीक है, सॉरी परिवार की। किंग्सले डेविस नाम के विद्वान हैं, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि परिवार जो होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है, यानी कि ये भी समूह की बात करते हैं। तो किंग्सले डेविस ने कहा कि परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं। सगोत्रता का मतलब क्या होता है, एक ही गोत्र के हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र है गर्ग गोत्र, मैं शिवम, मेरा नाम शिवम शुक्ला है, गर्ग गोत्र का मैं ब्राह्मण हूँ, मामखोर शुक्ला, गोरखपुर मेरा पैतृक निवास रहा, मतलब बहुत पहले से, फिर बाद में आकर के मतलब कि हमारे 4-5 पीढ़ी जो है पहले के लोग यहाँ पर आकर के गोंडा ज़िले में बसे।
तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें तो ये सगोत्रता का मतलब कि एक ही व्यक्ति की संतानें परिवार में रहती हैं। समझ रहे चीज़ों को, यानी परिवार जो होता है उसमें एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, सगोत्रता होती है। गोत्रता मतलब एक ही व्यक्ति के वंश होते हैं परिवार के सभी लोग, ठीक है। और जो इस प्रकार एक दूसरे से ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, रक्त संबंध से संबंधित होता है, यानी कि खून का रिश्ता होता है अपने परिवार के लोगों में, तो परिवार वो होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, 8वां क्वेश्चन है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संयुक्त परिवार क्या है? देखिए, परिवार दो प्रकार के या कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है एकाकी परिवार, एक होता है आपका संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार को न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं और संयुक्त परिवार को ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं। आजकल शहरों में एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रीय परिवारों की व्यवस्था ज़्यादा है। केंद्रीय परिवार को एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे मिला करके एक केंद्रीय परिवार या छोटा सा परिवार जो बनाते हैं वो होते हैं। और आजकल जैसे कि गांव वगैरह में जो भारत के पाए जाते हैं परिवार, उसमें एक प्रकार से आजकल तो भी न्यूक्लियर फैमिली बननी गाँव में शुरू हो गई है, लेकिन गाँव में अभी भी आप देखेंगे तो ज्वाइंट फैमिली होती है, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, मतलब कि दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी और आप खुद रहते हैं, आपके भाई बहन सब रहते हैं, और आपकी भी शादी हुई तो आपकी पत्नी भी रहती है और आपके बच्चे भी उसमें रहते हैं, ठीक है। तो वो ज्वाइंट फैमिली होती है। तो वही संयुक्त परिवार क्या है पूछा जा रहा। तो एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, सभी में एक प्रकार से धन इकट्ठा रहता है, सभी कमा कमा कर एक व्यक्ति को देते हैं, एक व्यक्ति मुखिया होता है, वो घर का खर्चा चलाता है। वो एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, यानी कि खाना एक ही जगह बनेगा, सभी लोग मिलजुल करके बनाएंगी सारी औरतें और सभी लोग इकट्ठा बैठ के खाएंगे। सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, कोई पूजा होगी तो सभी लोग साथ में पूजा भी करेंगे। परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से लोग, मतलब कि कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई नाना, मतलब कि कोई दादा है, कोई दादी है, कोई पापा मम्मी, इस तरीके से सब जुड़े होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों और दायित्वों को निभाते हैं, यानी हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है पर संयुक्त परिवार में, और हर व्यक्ति का अपना एक प्रकार से दायित्व होता है, भूमिका होती है कि वो परिवार में रहते हुए अपने दायित्वों का पालन करे, अपने कर्तव्यों का पालन कर पाए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दुबे, यानी दुबे का मतलब क्या है? यस्सी दुबे नाम के एक विद्वान है, श्यामाचरण दुबे। तो श्यामाचरण दुबे का कथन है कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का संबंध हो, ठीक है, जब कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं और उनमें निकट का संबंध होता है, एक स्थान पर भोजन करते हों और एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, उन्हें उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। ये बात ध्यान है। इसमें संयुक्त परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी और चाचा चाची ये सब भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। आजकल ज्वाइंट फैमिली को खतरा मंडरा रहा ज्वाइंट फैमिली के ऊपर, और भारत में भी एक प्रकार से संयुक्त परिवार धीरे धीरे लुप्त होता दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, अगला ये दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय टाइप के में आप प्रश्नों को रख सकते हैं। प्रश्न है, सातवीकरण को परिभाषित कीजिए। सातवीकरण क्या होता है? सातवीकरण सहयोग और व्यवस्थापन की ही तरह एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसे आत्मीकरण भी कहा जाता है या आत्मसातीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध किसी भी चीज़ को आत्मा से स्वीकार कर लेने से होता है, कोई भी चीज़ को अपने में मिला लेने से होता है, अपना मान लेने से होता है, ठीक है। सात्वीकरण बेसिकली व्यक्तिक भिन्नता को एक रूपता में परिवर्तित करने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया होती है। व्यक्तिक भिन्नता मतलब कि आपस में एक दूसरे व्यक्ति जो अलग अलग रहते हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास है सात्वीकरण, ठीक है। सात्वीकरण की प्रकृति अस्थायी, यानी कि अस्थायी नहीं होती है, और आंतरिक होती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है सामूहिक हितों की पूर्ति करना, यानी कि एक प्रकार से सभी को एक करने का प्रयास और सभी की क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। शाब्दिक अर्थ के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सात्वीकरण का अर्थ होता है किसी गुण यानी किसी क्वालिटी अथवा किसी विशेषता को अपने में आत्मसात कर लेना, यानी कोई भी विशेषता है, कोई भी क्वालिटी किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर है तो उसकी क्वालिटी को ग्रहण कर लेना, या किसी दूसरे समुदाय में कोई क्वालिटी अच्छी है तो उसको अपने में ग्रहण कर लेना, यही सात्वीकरण होता है। यानी कि आत्मसातीकरण कर लेना, जो भी अच्छी चीज़ें लगी उनको एक प्रकार से अपने में मिला लेना, ठीक है, ये बात होती है, यानी कि ग्रहण करना जो भी अच्छी चीज़ें हैं। समाजशास्त्र में इसका प्रयोग बहुत होता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर देखें भाई
तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह जो होता है, यानी एक ग्रुप एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप से, या एक सामाजिक समूह दूसरे सामाजिक समूह से क्या करता है, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, मानसिक यानी मेंटल, और सामाजिक मतलब कि क्या होता है, सोशल, यानी कि सोशल, मेंटल एंड कल्चरल जो एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं समाज की। यानी एक समूह देख रहा है कि भाई दूसरे समूह में अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे नियम कायदे उस समूह में हैं, तो वहाँ से सीख लें, वहाँ से आत्मसातीकरण कर लें, वहाँ से हम एग्जॉर्ब कर लें, वहाँ से खींच लें, अपने में मिला लें। ठीक है, ये होता है। तो सांस्कृतिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताओं को एक सीमा तक अपना लेता है, और जिससे दोनों समूहों में कोई अंतर नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए हमारे समाज में समय समय पर विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक विशेषताओं वाले समूहों का आदान प्रदान होता रहा है। सात्मीकरण को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जैसे कि बीसेंज नाम के विद्वान हैं। इन्होंने सात्मीकरण या आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को बताते हुए कहा कि सात्मीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया होती है, यानी कि सात्मीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो ये जानें, यानी एक सोशल एक प्रकार से प्रोसेस होता है ये, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति और समूह समान भावनाओं से मूल्यों तथा उद्देश्यों को स्वीकार कर लेते हैं। कोई उद्देश्य, कोई मूल्य जो एक प्रकार से समाज के लिए अच्छा है, समाज को आगे बढ़ा सकता है, समाज को डेवलप कर सकता है, उन चीज़ों को अपना लेना ही एक प्रकार से सात्मीकरण होता है। मेरे हिसाब से सात्मीकरण के बारे में आप यहाँ पर जान गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार जब दूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से पढ़ते रहें। चले, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा विधिवत तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट तैयारी करवाता रहेगा। हमेशा से आप जानते हैं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बेस्ट ही करता आ रहा है। हालांकि आप पहली बार अभी हमसे जुड़ रहे हैं तो एक आध दो क्लास आप देख लें, उसके बाद में आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। भूमिका से आप क्या समझते हैं? भूमिका क्या होती है? भूमिका का मतलब होता है रोल। हर एक समाज में व्यक्ति का अपना अपना भूमिका होती है, अपने अपने रोल होते हैं। जैसे एक मूवी में क्या होता है कि जैसे विलन का रोल अलग होता है, हीरो का रोल अलग होता है, हीरोइन का अलग होता है, हीरो के माता पिता या हीरो के भाई का रोल अलग अलग होता है। तो जैसे एक फिल्म में, एक मूवी में अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग भूमिका होती है। इसी तरीके से समाज में तमाम प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, नाना प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। अब उन तमाम प्रकार के व्यक्तियों के अपने अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। उन्हीं कर्तव्यों को एक प्रकार से भूमिका कहा जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ रोल होता है हर एक व्यक्ति का। समाज जिनसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये व्यक्ति ये काम करेगा समाज को बढ़ाने के लिए। तो समाज एक प्रकार से जो व्यक्ति से एक प्रकार से चाहता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा काम हमारे लिए करेगा, समाज को उन्नति करने के लिए करेगा, वही उसकी व्यक्ति की भूमिका होती है। भूमिका एक प्रकार से दो टाइप से डिसाइड होती है। एक तो भाई आप किस कद के हैं, किस पद, कौन सा स्तर है आपका समाज में, किस पद पे हैं आप, और समाज में आपकी क्या एक प्रकार से रिस्पेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी भूमिका होती है। और समाज आपसे वो चाहता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा करेगा। तो वे सभी कार्य जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है, भूमिका कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में कई प्रकार के या विभिन्न प्रकार के सामाजिक पद प्राप्त होते हैं, जिनके अनुरूप उनको कार्य करना होता है या अपनी भूमिका निभाना होता है। एक व्यक्ति जो घर में पिता की भूमिका निभाता है, वह ऑफिस में क्लर्क या अन्य भूमिका को भी निभाता है। यानी कि एक व्यक्ति घर में पिता की भूमिका में रहता है और जब वो ऑफिस जाता है तो वो क्लर्क या एक प्रकार से अन्य अधिकारी की भूमिका में निभाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति को अन्य स्थानों पर परिस्थितियों में एक प्रकार से अनेक प्रकार की भूमिकाओं को निभाना पड़ सकता है। परिस्थिति जो होती है, एक होती है प्रदत्त और एक होती है अर्जित। यानी प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, जो एक प्रकार से हमको हमारे बप्पा के द्वारा मिल गई या हमारे दादाजी के द्वारा मिल गई, यानी कि हमको वैसे मिल गई कि चूंकि हमने एक प्रकार से हम पैदा उस घर में हुई इसीलिए हमको चीज़ें मिल गई, वो होती प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है। और एक परिस्थिति होती जो आपने अपने दम पर कमाई है, अपने मेहनत पर कमाई है, वो होती अर्जित परिस्थिति। तो परिस्थिति के हिसाब से आपकी भूमिका डिसाइड होती कि किन परिस्थिति में आपको क्या करना होता है। ठीक है। तो परिस्थिति और भूमिका दोनों टॉपिक एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे के सह संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पद या परिस्थिति के अनुरूप किए जाने वाले कार्य ही या कार्य या व्यवहार ही भूमिका के नाम से जाने जाते हैं। यानी अपने पद, उनका क्या पद है समाज में, उनकी क्या एक प्रकार से स्थिति है, क्या पद है, उसी स्थिति या पद के हिसाब से उनको कार्य करना होता है, यही उनकी भूमिका होती है।
भूमिका के संबंध में प्रोफेसर किंग्सले डेविस नाम के समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि अपनी स्थिति यानी अपनी सिचुएशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक जो तरीके होते हैं उन्हीं को तरीकों को कार्य या भूमिका कहते हैं। तो इस तरीके से भूमिका के बारे में आपने जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखें। जन रीतियाँ या लोकाचार से क्या तात्पर्य है, बताएं। जन रीतियाँ लोकाचार क्या होते हैं? तो जब कोई एक विचार है किसी जन समूह द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कोई एक विचार है जिसको पहले एक व्यक्ति ने माना, फिर सभी व्यक्ति उसको मानना शुरू कर देते हैं, पूरा का पूरा समुदाय, पूरा का पूरा जन समुदाय उस विचार को मानने लगता है। ठीक है, तो उसी को जनरीति कहते हैं। जनरीति को ही लोकाचार कहा जाता है। साधारणतः यह विचार उस संपूर्ण समूह की आदत सी बन जाती है। साधारणतः जो व्यवहार किसी समूह के लोग अपनाते हैं उसे वे मान्यता भी प्रदान करते हैं, और इस तरीके से जो मान्यता प्राप्त एक प्रकार से विचार या मान्यता प्राप्त व्यवहार हो जाते हैं समाज के द्वारा, वही एक प्रकार से जनरीतियाँ या लोकाचार कहलाते हैं। ठीक है, मैकाइवर और पेज नाम के विद्वान, जो मैंने बताया था कि हर जगह आपको मिलेंगे, इन्होंने कहा कि जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त या स्वीकृत व्यवहार करने की पद्धतियाँ होती हैं। यानी कि जनरीतियाँ समाज में जो मान्यता प्राप्त स्वीकृत जो व्यवहार होते हैं उन्हीं का मेथड होती हैं जनरीतियाँ। यानी एक प्रकार से जो व्यवहार या जो एक प्रकार से कर्म समाज के दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त है, समाज में वो काम आप कर सकते हैं, वही जनरीतियाँ या लोकाचार कहे जाते हैं। ठीक है, पहले एक व्यक्ति उसको शुरू करता है, फिर पूरा का पूरा समाज उसको शुरू करने लगता है, चूँकि वो वैध है, अच्छा है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर रूढ़ियाँ होती हैं। रूढ़ियाँ क्या होती हैं? लोकाचार, इसको समझ लें। देखें, बहुत डिफरेंस नहीं दोनों में। रूढ़ियाँ अथवा लोकाचार क्या है? देखिए, जनरीतियाँ जो होती हैं, जनरीतियाँ तो समझ लिया कि भाई जब मान्यता प्राप्त कोई विचार या व्यवहार जो होता है मनुष्य का, वो एक प्रकार से जब सभी लोग धारण कर लेते हैं, पूरा का पूरा समूह, और मान्यता प्राप्त हो जाता है समाज के द्वारा, तो जनरीतियाँ होती हैं। लेकिन यही जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती, कल्याणकारी मतलब जब जनता का भला करने लगती हैं। जनरीतियाँ जब जनता का भला करने लगती हैं, जनता का कल्याण करने लगती हैं, लोगों को उससे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तथा एक समूह के लोग जब यह मान करके उन्हें स्वीकार करते हैं कि उनसे उनका कल्याण अवश्य होगा या उनसे उनका फायदा होगा जो काम हम कर रहे हैं, तो उन्हें ही रूढ़ियाँ कहते हैं। तो रूढ़ियाँ एक प्रकार से बेसिकली क्या होती हैं? जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती हैं, जब जनरीतियाँ एक प्रकार से प्रॉफिट देने लगती हैं, तो लोगों की मान्यता हो जाती है और लोग एक प्रकार से उसको मानना शुरू कर देते हैं। तो रूढ़ियाँ वही कही जाती है। तो रूढ़ी मतलब कि क्या? कि हमारा उससे कल्याण होगा, हम पूजा कर रहे हैं तो हमसे हमारा इससे कल्याण होगा, ये एक रूढ़ी हो सकती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं, और ऐसे ही आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर होता है? देखिए, समाज में एक तरफ तो प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशन होता है, दूसरी तरफ संघर्ष होता है। संघर्ष और कंपटीशन दोनों एक प्रकार से अलग अलग होते हैं। प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, और संघर्ष नेगेटिव तरफ जाता है। वैसे समाज में सहयोग एक तरफ होता है और दूसरी तरफ संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष का एक दूसरा नाम भी होता है जो प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से रिलेटेड कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत जरूर होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर को समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? अचेतन प्रक्रिया है, यानी एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा अचेतन प्रक्रिया है, जबकि संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया। संघर्ष जानबूझ कर किया जाता है, प्रतिस्पर्धा ऑटोमेटिक हो सकती है, इसको जानबूझ करके नहीं किया जाता। प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक होती है, संघर्ष अधिकांश वैयक्तिक, यानी कि एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक होती है, सामाजिक हो सकती है। मतलब प्रतिस्पर्धा का कोई फिक्स नहीं कि किसके साथ हो जाए, किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन संघर्ष जो होता है महोदय, ये क्या होता है? ये वैयक्तिक होता है। संघर्ष मतलब कि जैसे कि कोई रमेश हैं, कोई सुरेश हैं, दोनों भाई हैं, आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हम आगे बढ़ें, वो सोच रहे हैं हम आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं हम आगे बढ़ ही जाएं, वो सोच रहे हैं कि रमेशवा कैसे पीछे रह जाए और हम आगे कैसे बढ़ जाएं। ठीक है, मतलब रमेश को पीछे छोड़ देंगे तो रमेश जब पीछे हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो रमेश खुद ही आगे हो जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को दबाने का प्रयास, एक दूसरे से जलन रखने का प्रयास, ये आपका संघर्ष होता है समाज में। ठीक है,
तीसरा अंतर ये कि प्रतिस्पर्धा सामाजिक जीवन में चलती रहती है, इसीलिए यह निरंतर प्रक्रिया होती है। तो प्रतिस्पर्धा जो होती है सामाजिक जीवन में हमेशा चलती रहती है, इसीलिए इसको एक निरंतर प्रक्रिया कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को। जबकि संघर्ष जो होता है विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है, और यह जो है अनिरंतर प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, कुछ विशेष सिचुएशन में ही ये एक प्रकार से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चौथा पॉइंट, प्रतिस्पर्धा में दो पक्षों के अतिरिक्त निर्णायक तत्व तीसरा होता है, यानी तीसरा व्यक्ति भी एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा। जैसे दो बच्चे ने पेपर दिया, अब दोनों में कंपटीशन है, तो एक मास्टर होगा जो बताएगा कि भाई हाँ कौन जीता कौन हारा। लेकिन संघर्ष में तीसरा तत्व नहीं होता है, दो ही व्यक्ति आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। 5वां पॉइंट, प्रतिस्पर्धा में प्राथमिक लक्ष्य स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, यानी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए लोग एक प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। संघर्ष का प्राथमिक लक्ष्य होता है विरोधी पक्ष को नुकसान पहुँचाना। ठीक है, यही दोनों में अंतर होता है। मेन अंतर यही होता है कि संघर्ष क्या होता है, ये एक प्रकार से विरोधी पक्ष को नुकसान पहुंचाने का काम करता है कि विरोधी नुकसान में होगा तो हम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। जबकि जो एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति एक प्रकार से करने के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने पर फोकस करती है, दूसरे पर फोकस नहीं करती है। प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों का अहिंसक रूप होता है, यानी इसमें हिंसात्मक चीज़ें नहीं होती हैं। जबकि संघर्ष जो होता है विरोधी का हिंसक रूप होता है, यहाँ पर मारपीट भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकती है। अगला पॉइंट, प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों तथा समूहों को परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या करती है प्रतिस्पर्धा भैया? व्यक्तियों तथा समूहों को परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि भाई आप क्या करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, तभी आगे बढ़ोगे। अगर व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? इसीलिए ज़रूरी होता है एक प्रतिस्पर्धी को एक प्रकार से मेहनत करना। जैसे कंपटीशन की तैयारी आप भी कर रहे होंगे तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों तथा समूहों को परिश्रम करने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। क्या? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। जबकि संघर्ष जो होता है महोदय, संघर्ष परिश्रम को हतोत्साहित करता है, क्योंकि इनमें विरोधियों की शक्ति एक दूसरे को क्षति पहुंचाने में लग जाती है। ये सोचते हैं कि भाई कोई मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का कोई व्यक्ति है। अब ए ये सोचेगा कि बी का एक प्रकार से कुछ नुकसान हो जाए तो ऑटोमेटिक हम ऊपर हो जाएंगे, बी सोचेगा कि ए का नुकसान हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएंगे। इस तरीके से एक दूसरे के नुकसान पर फोकस करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने पर फोकस करते हैं, अपने बढ़ने पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों हाथ बराबर सिचुएशन में है। अब एक प्रकार से मान लेते हैं इस हाथ को अगर हम नीचे दाब दें तो ऑटोमेटिक ये वाला हाथ हमारा जो जिसमें घड़ी पहने हैं ये ऊपर हो गया। लेकिन अगर यही हाथ बराबर है और हम क्या करें, अपने हाथ को ऊपर कर लें, इस तरीके से ये इस पर मेहनत करें, तो ये एक प्रकार से ये जो ऊपर जाने वाली प्रक्रिया है, ये हाथ, तो ये एक प्रकार से आपका कंपटीशन हो गया कि हम अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। ये भी अपने पर फोकस कर, धीरे धीरे ये भी ऊपर बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा मेहनत कर ले जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। इसने ज़्यादा मेहनत किया तो ये ऊपर हो गया। इस तरीके से इसने मेहनत किया तो ये ऊपर हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, कंपटीशन में ये होता है। लेकिन जो एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं ये दो हाथ हैं या दो लोग हैं। अब इसमें क्या होगा, ये सोचेगा ये वाला कि ये नीचे धंस जाए तो हम ऑटोमेटिक ऊपर, अब ये क्या हो जाए, इसको दबा दिया तो ये नीचे धंस गया तो अपने आप ये ऊपर हो गया। तो यानी किसी को दबा करके एक प्रकार से अपने आप को ऊपर, अपने पर फोकस ना करना, दूसरे को दबा करके ही अपने आप को ऊपर कर लेना, ये होता है आपका मतलब कि क्या बोलते हैं, संघर्ष। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मतलब कि अगला एक प्रकार से अंतर यह है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में कि प्रतिस्पर्धा उत्थान को बढ़ाती है, ठीक है, आगे बढ़ने की ओर बढ़ाती है, जबकि संघर्ष जो होता है उत्थान में रुकावट उत्पन्न करता है एक दूसरे के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट ये कि प्रायः प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में प्रतिद्वंदियों को लाभ होता है, दोनों प्रतिद्वंदियों को लाभ होता है। इसमें एक दूसरे के चक्कर में बच्चे, ऐसे आप देखते बच्चे लगातार और पढ़ते पढ़ते लगातार मेहनत करते कि भाई हमारा नंबर ज़्यादा है, वो सोचते हैं हमारा नंबर, तो कंपटीशन होता है वो। ठीक है, जबकि एक प्रकार से जो कन्फ्लिक्ट होता है, प्रायः संघर्ष में दोनों पक्षों का नुकसान ही होता है। ठीक है, एक दूसरे के चूँकि नुकसान के पीछे ही पड़े रहते हैं इसमें। अगला अंतर ये कि प्रतिस्पर्धा में सामाजिक नियम का पालन किया जाता है। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, सोशल जो रूल्स होते हैं उनका पालन किया जाता है, सामाजिक नियमों का पालन किया जाता है। जबकि संघर्ष में सामाजिक नियमों का पालन नहीं किया जाता, सामाजिक नियमों का उल्लंघन भी कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से इसमें अंतर होता है। आगे देख लें, और अंतर भी दिया हुआ है। 11वां अंतर ये कि प्रतिस्पर्धा में प्रायः प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे का ज्ञान होता है कि भाई एक प्रकार से हमारा प्रतिद्वंदी है, और संघर्ष में क्या होता है, प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे का ज्ञान नहीं होता है कि भाई किससे हमारा क्या चीज़ें हो रही। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा अति न्यून मात्रा में पृथक करने वाली सामाजिक प्रतिक्रिया होती है,
जबकि संघर्ष अत्यधिक मात्रा में पृथक करने वाली सामाजिक प्रक्रिया होती है। मतलब कि प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर हो सकता है एक दूसरे छात्र दूसरे छात्र के बीच में 1-2 मिनट के लिए कि भाई इसने ज़्यादा नंबर ला लिया, लेकिन इसमें क्या होता है मतलब कि कन्फ्लिक्ट में यानी संघर्ष में ये होता है कि भाई संघर्ष में एकदम दुश्मनी हो जाती है कि भाई ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको दबाओ कैसे, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में पर्याप्त अंतर होता है। जहाँ लोग प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन संघर्ष जो होता है कॉन्फ्लिक्ट, ये हिंसात्मक होता है और ये अहिंसात्मक होता है। मुख्य अंतर यह कि प्रतिस्पर्धा विरोध का हिंसक व समाज द्वारा स्वीकृत रूप होता है प्रतिस्पर्धा, जबकि संघर्ष विरोध का हिंसक व समाज विरोधी रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा समाज का अहिंसक रूप होता है, अहिंसक यहाँ पर अहिंसा कर लेते, अहिंसक व समाज द्वारा स्वीकृत रूप होता है प्रतिस्पर्धा, जबकि जो संघर्ष होता है विरोध का हिंसक और समाज विरोधी रूप होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैयक्तिक होती है, जबकि संघर्ष अनिरंतर और वैयक्तिक होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को जाना। बाकी और भी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 100% और कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सभी लोग एक प्रकार से याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, चले आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि समुदाय और समिति में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, समुदाय और समिति के बारे में मैंने आपको समझाया भी था, अभी मैं फिर से समझा रहा हूँ इसको। देखें, समिति और समुदाय, समिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन संस्था को बोलते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं संस्था को। ठीक है, इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, संस्था को। संस्था नियमों की व्यवस्था होती है और समिति क्या होती है, लोगों का संगठन होता है, जो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। संस्था के बारे में मैं चर्चा करूंगा अगले मॉडल पेपर में। हालांकि संस्था के बारे में बताऊं तो संस्था जैसे एक महाविद्यालय एक संस्था है। उस महाविद्यालय में जो प्रशासनिक भवन होता है वो संस्था मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नियम कायदे होते हैं कि भाई इस क्लास में इतनी देर पढ़ाना है, किसको पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, एक नियमों की व्यवस्था, यानी जो नियमों की व्यवस्था होती है वो संस्था होती है। इसीलिए संस्था अमूर्त होती है, संस्था दिखती नहीं है। अमूर्त होने का तात्पर्य यह है कि भाई संस्था को ना तो आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं, उसको केवल जान सकते हैं। ऐसे ही देखिए, समितियां मूर्त होती हैं और समुदाय भी मूर्त होते हैं, लेकिन समाज और संस्था दोनों अमूर्त होते हैं। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में खूब आते हैं प्रथम सेमेस्टर में कि समाज मूर्त है कि अमूर्त है। तो समाज जो होता है वो अमूर्त है। समाज अमूर्त इसलिए है क्योंकि समाज लोगों का संगठन नहीं, लोगों के संगठन में जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों का अध्ययन करता है समाज। इसीलिए संबंध जो होते हैं ना तो दिखते हैं और ना ही हमको एक प्रकार से हम उनको छू पाते हैं। संबंधों को हम केवल महसूस करते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, नफरत, ये सब क्या हैं, ये सब संबंध ही तो हैं। अब कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो आप ये देख पाओगे कि वो प्रेम लाल लाल प्रेम होता है, पियर पियर प्रेम होता है, या करिया करिया प्रेम होता है। तो प्रेम का कोई रूप रंग नहीं होता है, प्रेम अमूर्त होता है। तो प्रेम क्या है, एक संबंध है। कैसा संबंध, सामाजिक संबंध। तो समाज में एक प्रकार से क्या होता है, सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, या समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मैकाइबर पेज ने भी इस बात को कहा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का ये मतलब है कि समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, डोंट सीन एंड डोंट टच, बस केवल इसको महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से संस्था जो होती है नियमों की व्यवस्था होती है, इसको आप क्या कर सकते हैं, संस्था को आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं। जबकि समितियां और समुदाय ये दोनों मूर्त होते हैं। इसीलिए समुदाय को आप देख पाते हैं, समुदाय लोगों का संगठन होता है, समितियां भी लोगों का संगठन होती है, लेकिन समुदाय जो होता है वो लोगों का ऐसा संगठन होता है जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए अपना संपूर्ण जीवन खत्म कर देता है। जबकि जो समितियां होती हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय के तक ही एक प्रकार से होती हैं और उसके बाद में भंग हो जाती हैं, लेकिन समुदाय भंग नहीं होते। अभी आगे चल करके हम डिस्कस कर रहे हैं
रहे हैं, पूरा का पूरा विस्तार से आपको खोल करके समझा रहे हैं, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। समिति और समुदाय यानी कि इंस्टीट्यूट, मतलब कि एसोसिएशन बोलते हैं समिति को अंग्रेजी में, और समुदाय को बोलते हैं कम्युनिकेशन, सॉरी एक मिनट, कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब संचार, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। अब समझने का प्रयास करते हैं। समुदाय का विकास स्वतः होता है, समुदाय अपने आप बनता है, समुदाय मानव निर्मित संस्था नहीं है। समुदाय का निर्माण स्वतः ही हो जाता है, जबकि समितियों का निर्माण मानव के द्वारा जानबूझ करके, सोच समझ करके बनाया जाता है। समझ में आ रहा भैया? फटाफट से लाइक ठोको, ठीक है। तो समुदाय, कम्युनिटी का विकास स्वतः होता है और बाद में समुदाय के अंतर्गत ही अनेक छोटी छोटी या छोटी बड़ी समितियों की स्थापना मनुष्य के द्वारा करी जाती है। जैसे दुर्गा पूजा की समिति बना करके, दुर्गा पूजा 9 दिन होता है, उसको करवाया जाए तो ये एक प्रकार से समिति होती है। या हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति या सिचुएशन में एक समिति समुदाय का रूप ग्रहण कर ले, लेकिन ऐसा केवल अस्थायी रूप से ही होता है। उदाहरण के लिए सेना एक समिति है, लेकिन युद्ध काल में सभी सैनिकों का जीवन केवल अपने समूह में ही रह जाते हैं, सीमित रह जाते हैं के कारण से क्या होता है, यह एक समुदाय का रूप ले सकती है, क्योंकि समुदाय अन्य समुदायों से उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में स्वयं इसके अंदर ही मनोरंजन, प्रशिक्षण और चिकित्सा से संबंधित अनेक समितियों का निर्माण हो जाएगा। समिति और समुदाय के कुछ प्रमुख अंतर हैं जो निम्नलिखित हैं, उनको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे सेना में क्या होता है, कभी कभी सेना एक समिति होती है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समितियों, मतलब जब युद्ध होना शुरू हो जाता है तो उस दौरान एक प्रकार से एक जो टोली होती है वो अपने आप में एक समुदाय बन जाती है, और वो अपना उद्देश्य एक प्रकार से बस एक ही समझती, युद्ध करना, और एक प्रकार से उसी में सब कुछ समितियाँ छोटी छोटी मनोरंजन करने के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें बना दी जाती हैं। आगे देखते हैं। देखें, समिति और समुदाय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी, ठीक है। पहला अंतर, समुदाय का विकास स्वतः होता है, ये समुदाय स्वयं बन जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कारण यह अस्थाई होता है। अस्थाई इसकी प्रकृति कैसी होती है समुदाय की? कम्युनिटी की जो एक प्रकार से नेचर होता है वो अस्थाई होता है, टिकाऊ होता है, ये कभी भंग नहीं होता, और एक प्रकार से ये ना तो जन्म लेता है और ना ही इसका भंग होता है, ठीक है। लेकिन समितियां बनाई जाती हैं और समितियां भंग भी करी जाती हैं, ठीक है। जब उद्देश्य खत्म हो गया समिति भंग कर दो। लेकिन समितियों की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है, और उद्देश्य पूर्ति के पश्चात समिति का यह रूप समाप्त हो जाता है, यानी जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ समिति को भंग कर दिया जाता है। इसी दृष्टिकोण से समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि जो एसोसिएशन होता है उनके जो नेचर होता है वो अस्थायी, अस्थायी मतलब होता है कभी भी समितियां भंग हो सकती हैं। कभी भी का मतलब ये होता है कि जब भी समितियों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा समितियां भंग कर दी जाएंगी, यानी कि जिन उद्देश्य को ध्यान में रख करके समिति का निर्माण किया गया था, जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समितियां भंग कर दी जाती हैं। इसीलिए समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं, और समुदाय चूंकि एक प्रकार से ना तो उसका जन्म किसी उद्देश्य के लिए किया गया था, यानी समुदाय का विकास स्वतः होता है, इस दृष्टिकोण से उसका उद्देश्य सामान्य होता है, जीवन प्रयत्न तक एक प्रकार से मनुष्य उसमें रहता है, और मनुष्य इसका सदस्य एक प्रकार से जन्म से ही होता है समुदाय का, ठीक है। लेकिन समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, आप इसमें जा सकते हैं, निकल भी सकते हैं। समिति के सदस्य आप बन सकते हैं, आप समिति की सदस्यता त्याग भी सकते हैं, लेकिन समुदाय के सदस्य आप पैदा होते ही हो जाते हैं, और जब तक मर नहीं जाते तब तक उसी समुदाय का ठप्पा आपके ऊपर लगा रहता है। समुदाय का एक विशेष नाम भी होता है और समितियों का भी एक विशेष नाम होता है, एक अपना एक प्रकार से समितियां जो होती हैं उनका तो एक प्रकार से अपना एक लोगो भी होता है, प्रतीक भी होता है। आगे देखते हैं दूसरा अंतर। दूसरा अंतर यह है महोदय कि समुदाय जो होता है जीवन के किसी विशेष पक्ष से रिलेटेड ना होकर के सामान्य जीवन, सिंपल लाइफ से संबंधित होता है। कोई एक उद्देश्य नहीं होता, तमाम उद्देश्य समान उद्देश्य से संबंधित होता है, जैसे मनुष्य जीता है। लेकिन समिति एक या दो की पूर्ति, या मतलब एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति से रिलेटेड होती है, और इसके कारण से अपेक्षाकृत बहुत छोटी इकाई होती समितियाँ। तो समितियाँ छोटी होती हैं और समुदाय बड़े होते हैं, समुदाय व्यापक होते हैं, समुदाय का उद्देश्य व्यापक होता है, और समितियों का जो उद्देश्य होता है वो एक प्रकार से सीमित होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तीसरा अंतर यह है कि समुदाय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी विशेष प्रकार के बाह्य नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन समिति का संगठन कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होता है, यानी समिति में कुछ नियम कायदे होते हैं, उन्हीं नियम कायदों पर ही आपको चलना होता है। जबकि समुदाय जो होता है उसमें किसी प्रकार के कोई विशेष नियम या कोई बाहरी नियम नहीं फॉलो होते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। समुदाय के अपने ही कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग लोग आगे बढ़ते रहते हैं। समितियों का संगठन कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होता है और नियमों की अनुपस्थिति में समिति का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। अगर नियम समिति में खत्म हो जाएं तो समिति भंग हो जाएगी ऑटोमेटिक, अगर नियम में दिक्कत आई तो। लेकिन समुदाय में अगर नियम दिक्कत भी आ जाती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, उसके लिए एक प्रकार से, वैसे समिति जो समुदाय होते हैं उसमें नियम भंग होते ही नहीं है। अगला एक प्रकार से अंतर ये है, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। अनिवार्य मतलब कि जैसे पैदा हुए आप तो समुदाय में ही पैदा होते हैं, समुदाय के सदस्य ऑटोमेटिक आप रहते हैं। एक समय में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक समुदायों का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अगर आप कोई ए नाम का समुदाय है उसके सदस्य हैं तो आप, कोई बी नाम का समुदाय तो बी का सदस्यता आप नहीं ले पाएंगे जब तक ए की सदस्यता आपके पास है, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति एक समय में, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक समुदायों का सदस्यता नहीं ले सकता है। इसके विपरीत किसी विशेष समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी समिति में आप जब चाहें तो एक प्रकार से आ सकते हैं और जब चाहें तब निकल भी सकते हैं। यानी समिति की सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है, इच्छा के अनुसार आप उसमें आते जाते रहते हैं। एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है। अनेक समितियों का सदस्य एक प्रकार से व्यक्ति हो सकता है, यानी कि जो एक प्रकार से एसोसिएशन होता है, कई एसोसिएशन का सदस्य एक समय में व्यक्ति हो सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा पॉइंट, पांचवा अंतर ये समुदाय और समिति में कि समुदाय में क्या होता है, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना मतलब हम की भावना, ठीक है, तथा स्थानीय क्षेत्र, दो आधारभूत तत्व होता है। यानी कि स्थानीय क्षेत्र मतलब कि एक निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना, हम की भावना, ये दोनों प्रबल मात्रा में होती है समुदाय में। समुदाय इन्हीं दो फैक्टर पर काम करता है बेसिकली। यानी समुदाय में क्या होता है, समुदाय में एक प्रकार से एक निश्चित भूभाग होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, और एक प्रकार निश्चित भूभाग के साथ साथ वहाँ पर हम की भावना पाई जाती है। लोगों में एक प्रकार से क्या होता है, लोग एक दूसरे से मिलजुल करके और दूसरे के सहयोग पर आधारित होते हैं, ठीक है। इनकी अनुपस्थिति में समुदाय का निर्माण व विकास होना असंभव। किसके, स्थानीय क्षेत्र या निश्चित भूभाग ना हो और सामुदायिक भावना ना हो तो समुदाय एक प्रकार से नहीं विकसित होगा, ठीक है। समिति के निर्माण में क्या होता है, इन तत्वों का कोई महत्व नहीं होता। समुदाय में मतलब समिति में सामुदायिक भावना या स्थानीय क्षेत्र का कोई महत्व नहीं होता। समितियों का एक प्रकार से बस लोगों का संगठन होती हैं समितियां। कभी कभी तो समिति के अंदर संघर्ष उत्पन्न होने पर भी उसका कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। समिति में कन्फ्लिक्ट भी होगा, संघर्ष भी हो गया, तब भी समिति के कार्य चलते रहते हैं। लेकिन समुदाय में हम की भावना होना बहुत जरूरी है। समुदाय में बगावत नहीं होती है, जबकि समितियों में बगावत भी होती है, बागी भी उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से समिति और समुदाय ये दोनों एक प्रकार से समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि एक प्रकार से काम करते हैं अपने अपने मुद्दों पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये चीज़ों को समझा। तो ऐसे ही और भी मॉडल पेपर आपको लगातार मिलते रहेंगे। जियोग्राफी का अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा तो कल आपकी क्लास हुई थी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ऐसे ही प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का भी मिल चुका है। तो प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर ये लगातार चल रहे हैं, तो आप देखें, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद। और चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी लगातार होती रहेंगी, उसको लेकर के आप टेंशन ना लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।